Hello everyone, welcome to Wikipedia CUET. Guys, today we are going to discuss previous year questions. And guys, since you have only 2 months left for the exam, these are extremely important. Best of luck. My dear students, welcome to Wikipedia. My name is अंकुर शर्मा. Previous year questions हम डिस्कस कर रहे हैं. आज भी हम फर्दर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे सो दैट यू गेट एन आइडिया ऑफ किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या बेस रहता है, न्यूमेरिकल हार्डनेस कितनी होती है और हाउ टू सॉल्व देम ऑल्सो. जैसे पहला क्वेश्चन है आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, रीड करेंगे क्वेश्चन को. और द रोहित अ पार्टनर पेड द रिलेशन एक्सपेंसेस ₹10,000 and he has to get a remuneration of 12,000 for completing dissolution process and relation expenses were borne by Rohit. The amount realized to his capital account will be 12,000, 10,000, 22,000, 2,000. इनमें से क्या इसका आंसर होगा? तो रिलेशन एक्सपेंस तो 10,000 है, लेकिन उसको रेमुनरेशन जो है वो 12,000 हमने बोली हुई है ना, उसको इतना इतना रेमुनरेशन मिल जाएगा. तो जब रेमुनरेशन उसको 12,000 दी हुई है तो हमें सिर्फ इसी को नोट करना है, इसका हमें कुछ नहीं करना है. ठीक है, तो हमारा जो आंसर रहेगा इसका 12,000 रहेगा. 12,000 उसके कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे. 12,000 इसके कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे. ठीक है, अब एक्सपेंसेस चाहे फिर ज्यादा हो या कम हो वो कुछ नहीं है, सिर्फ जितना उसको रेमुनरेशन बोला है उतनी दी जाएगी. इस पॉइंट को आपने ध्यान से रखना, दिमाग में बिठा लो इसको. फिर पार्टनरशिप डीड शुड बी ड्राफ्टेड एंड प्रिपेयर्ड एज पर प्रोविजन फॉर पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म, प्रोविजन ऑफ द स्टैंप एक्ट. अब ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है, बहुत ही ज्यादा, तो आपको वैसे तो मालूम होना चाहिए, लेकिन जिसको नहीं मालूम है इससे कंफ्यूज तो बिल्कुल मत होना. देखो कंपनीज एक्ट तो हो ही नहीं सकता, पार्टनरशिप है, कंपनीज एक्ट तो लग ही नहीं सकता. कंफ्यूजन कहां हो सकती है? पार्टनरशिप एक्ट में. पार्टनरशिप एक्ट बंदा सोच सकता है, इसके बारे में हम अगर हमें पता नहीं है तो हम सोचेंगे भी नहीं, हम इसको भी सोचेंगे नहीं है, जबकि आंसर इसका यही है. पार्टनरशिप डीड शुड बी ड्राफ्टेड एज एंड प्रिपेयर्ड एज पर प्रोविजंस ऑफ स्टैंप एक्ट. ये ध्यान रखना है, प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट नहीं है इसका आंसर. ये आपने बिल्कुल ध्यान रखना है. क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बेसिक है, काफी स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं, आपने नहीं करनी है. ठीक है, पार्टनरशिप डीड जो है वो स्टैंप एक्ट के हिसाब से बनती है. अब आ जाएं इस तरह के क्वेश्चन. मैंने बोला मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं, इसकी प्रैक्टिस आपने अच्छे से करनी है. पहले भी हमने क्वेश्चंस किए. करना क्या है, सबसे पहले अपना सीक्वेंस बना लो. टेन्योर दिया हुआ है, इंटरेस्ट रेट पॉइंट ऑफ व्यू दिया हुआ है, सिक्योरिटी दी हुई है, बेयरर, ऐसे वर्ड्स दिए हुए हैं. यहां पे लिखा है जीरो कूपन रेट, इररिडीमेबल, रजिस्ट्रेशन, सिक्योर्ड. अब ए टेन्योर. अब ये टाइप ऑफ डिवेंचर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो अगर टाइप ऑफ डिवेंचर्स आपको क्लियर है तो ये आप बहुत इजीली कर सकते हैं. टेन्योर के हिसाब से रिडीमेबल हो सकता है, इररिडीमेबल हो सकता है, तो यहां पे इररिडीमेबल दिया हुआ है, सेकंड, ए का सेकंड. इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा? जीरो कूपन रेट, ये फर्स्ट ऑप्शन बनेगा. सिक्योरिटी के उस पे होता है कि डिबेंचर में सिक्योरिटी सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है, ये होता है. तो सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड में से यहां सिक्योर्ड दे रखा है, तो ये इसके साथ मैच होता है. सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दो तरह के आपके डिबेंचर्स हो सकते हैं. फिर बियरर के हिसाब जाएं तो बियरर रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड होते हैं. ठीक है, तो बियरर जो होते हैं इसके साथ जो मैच करेगा ये थर्ड, ये करेगा. तो आपका इसके हिसाब से ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, आपने ये मैच कर लिया. अगर आप श्योर थे ए का 2, तो देखो ए का 2 एक ही ऑप्शन में आता है अगर आप श्योर थे तो. हाँ, अगर बी 1 श्योर थे तो दो ऑप्शन चेक करनी पड़ेंगी आपको. तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर इंटेलिजेंट गेस, लेकिन उसके लिए जिस ऑप्शन पे आप बिल्कुल श्योर हो वो वंस होगी तभी होगी. तो कंफ्यूज ना होने की बजाय आप अपनी पहले सीक्वेंस बना लो, ना बन रही हो फिर देन गो फॉर दैट इंटेलिजेंट गेस. ठीक है जी, तो इसमें आपका आंसर हो गया जो है वो थर्ड, ये वाला. ठीक है, ए सेकंड, बी 1, सी 4 एंड डी
3 टाइप ऑफ डिबेंचर से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, तो इसको आप इजीली कर सकते हैं, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था ये, अगर आपको मालूम था, बिल्कुल थ्योरी, बेसिक थ्योरी थी डिबेंचर्स की। अब ऑन एडमिशन ऑफ द पार्टनर देयर वाज अ बैलेंस ऑफ 45,000 in the account of machinery. It was found overvalued by 10%. The value of machinery will appear in the balance sheet. मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी है, फटाफट से बता दो कि कितनी जो एडमिशन हो रही है पार्टनर की ये अंडर वैल्यूड थी, तो जो बैलेंस शीट में है वो कितनी मशीनरी आनी चाहिए ये आपको बताना है। बताओ फटाफट से, बैलेंस शीट में है तो कितनी मशीनरी आनी चाहिए इसमें? हाँ जी बताओ फटाफट से। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, एडमिशन हो रही है, एडमिशन होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट किस लिए बनाते हैं? सारे एसेट्स को हम रिवैल्यू करते हैं। तो अगर ये अंडर वैल्यूड थी तो इसकी पहले तो सही वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकलेगी कि इसकी सही वैल्यू? 10% अंडर वैल्यूड थी, यानी कि अगर 100 की थी तो 10% अंडर वैल्यूड मतलब 90% पे वैल्यू की थी। तो इसको रिवर्स कर दो, 100 बाय 90 कर दो, सॉल्व करोगे 50,000 आ गई। तो ये जो 50,000 है ये आप बैलेंस शीट में लिखेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट इसीलिए बनाया जाता है, एडमिशन पे बनाते हैं हम। क्यों बनाते हैं? ताकि हम एसेट और उनकी जो है लेटेस्ट वैल्यू जो है वो निकाल पाए, है ना। तो इसलिए जो भी अब मशीनरी की वैल्यू प्रेजेंट बन रही है ना, ओवर वैल्यूड होगी तो भी उसे करेक्ट कर लेंगे, अंडर वैल्यूड होगी तो भी उसको करेक्ट कर लेंगे। तो इसका आपका आंसर है 50,000। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ अ फर्म इज 90,000, एवरेज profits is 2,80,000 and normal rate of return is 20%, then the value of goodwill as per capitalization of super profit is। ठीक है, गुडविल का वैल्यू निकालना है, गुडविल का वैल्यू निकालना है कैपिटलाइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग। तो कितना है ये आपको बताना है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, क्या क्या है कैपिटलाइजेशन के। अगर आपको मालूम है तो फटाफट से आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो वो नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे आप। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को रिटर्न कितना दिया हुआ है? 20%। तो क्या करेंगे बताओ भाई, आइडिया है किसी को या नहीं? फटाफट से कर दो ये तो न्यूमेरिकल। क्या कर देंगे? इसका 20% कर देंगे। ठीक है, तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया आपका 1,80,000। फिर नेक्स्ट चीज क्या है? देखो एवरेज प्रॉफिट आपको ऑलरेडी दे रखे हैं। एवरेज प्रॉफिट दे रखे हैं तो नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट का डिफरेंस ले लेंगे। तो डिफरेंस कितना आएगा? डिफरेंस आएगा आपका 1 लाख आ गया। ठीक है, ये 1 लाख जो है आपके क्या आ गया? सुपर प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट आपने किया तो आपका क्या आ गया? सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट करना है तो इनटू कितना आएगा? इनटू 1 लाख का क्या करेंगे आप? इनटू 100 बाय 20, जो रेट है ऊपर दिया हुआ ये रेट ऑफ रिटर्न। तो ऐसे करके करेंगे तो आपका आंसर जो है वो 5 लाख आ जाएगा। तो ध्यान क्या रखना है, अगर आपको ये मेथड आता था तो वेरी इजी, नहीं आता था तो अब आपको पता लग गया, फ्यूचर के लिए यू कैन ऐड ऑन। बट ये इसके लिए इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। जिसको फॉर्मूला नहीं पता है तो फिर वो नहीं निकाल पाएगा। तो फॉर्मूला पता होना जरूरी है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, मुश्किल काफी ज्यादा कोई मुश्किल नहीं था, वेरी इजी अगर फॉर्मूला बताओ तो। अब आ जाए जर्नल एंट्री पास्ड फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट फॉर प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर विल बी। जर्नल एंट्री बतानी है, एक अनरिकॉर्डेड एसेट है रिटायरमेंट के टाइम पे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो है आपसे पूछा है रिवैल्यूएशन करते हुए आपकी जो अनरिकॉर्डेड एसेट है इसकी क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी आपको पता है? अनरिकॉर्डेड है, जब आप उसको रिकॉर्ड करोगे तो एसेट इंक्रीज होगा। एसेट जब इंक्रीज होता है तो रिवैल्यूएशन अगर आप अकाउंट बनाओ तो उसमें क्रेडिट साइड में जाता है। तो अगर आपको अकाउंट याद है तो एंट्री आप बना सकते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो कि क्रेडिट में जा रहा है
तो एसेट अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन। देखो भाई कौन सी ऑप्शन मैच हो रही है, बताओ फटाफट से। ये वाली, एसेट डेबिट हो जाएगा टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अगर डायरेक्ट एंट्री भूल जाएं तो रीवैल्यूएशन अकाउंट तो आता है ना हमें, तो रीवैल्यूएशन में देख लो कि ये जो चीज बोली हुई है इन्होंने, अनरिकॉर्डेड एसेट को रिकॉर्ड करेंगे तो कहां जाना है, डेबिट में जाना है, क्रेडिट में जाना, तो उससे फिर आप जर्नल एंट्री बना सकते हैं। अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट के यहाँ पे जैसे क्रेडिट में आ रही थी तो आपने क्या किया, रीवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दिया और डेबिट में जो भी ये एसेट है वो एसेट आ जाएगा। तो एसेट अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये इसकी एंट्री होगी। अब आ जाए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑन रिटायरमेंट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर द रिमेनिंग पार्टनर्स हु गेन्ड ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कहता है रिटायरमेंट हुई, डेथ हुई पार्टनर की, तो रिमेनिंग पार्टनर जो हैं उन्होंने गेन किया क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो गया। ठीक है, तो जो द रिमेनिंग पार्टनर हु हैव गेन्ड, जिसको गेन किया है ड्यू टू द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, शुड कंपनसेट, उसको कंपनसेशन देनी है। किसको देनी है, किसी को भी नहीं देनी, रिटायरिंग पार्टनर को देनी है, रिमेनिंग पार्टनर को देनी है जिन्होंने सेक्रीफाइस किया, या फिर रिमेनिंग पार्टनर को भी देंगे और रिटायरिंग पार्टनर को भी देंगे। फटाफट से ये आंसर बता दो, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, फटाफट से बताओ जरा। तो ध्यान रखना है, रिमेनिंग पार्टनर को तो देंगे ही देंगे, मतलब रिटायरिंग पार्टनर को तो देना ही देना है, लेकिन रिमेनिंग पार्टनर जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है उसको भी देना है। तो आंसर होगा आपका इसमें फोर्थ ऑप्शन आपका इसका आंसर होगा क्वेश्चन का। तो क्वेश्चंस जो होते हैं हमें ध्यान से रीड करने हैं। बेसिक थ्योरी के भी बहुत क्वेश्चंस आए हैं, सिंपल जर्नल एंट्रीज के भी पूछे हुए हैं, मैच द फॉलोइंग भी है, सीक्वेंस भी है और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हैं, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन वाले भी हैं जैसे वो हमारा इसी उसमें था। लेकिन ओवरऑल बैलेंस इतना होता है कि अगर कोई क्वेश्चन बड़ी जल्दी हो जाता है तो किसी क्वेश्चन में थोड़ा टाइम ज्यादा भी लग जाता है। तो नेवर पैनिक, रीड द क्वेश्चन इजिली, और किसी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। ठीक है ना, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे उनको रीड करना बहुत जरूरी है, नहीं तो कई बार ऐसा होता है एक क्वेश्चन में आप फंसे रहे और आपका कोई क्वेश्चन जो है, कई जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो रह जाते हैं, उनको आप पढ़ भी नहीं पाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके इस एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में खास करके। ठीक है, एट द टाइम ऑफ एडमिशंस of a new partner, journal reserve appearing in the old balance sheet is transferred to, बड़ा इजी क्वेश्चन है, फटाफट से बताओ भाई इसका आंसर। तो इट इज वेरी इजी, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर जर्नल रिजर्व अपीयरिंग इन द ओल्ड बैलेंस शीट इज ट्रांसफर्ड टू। कहां ट्रांसफर होगा, सारे पार्टनर्स को ट्रांसफर करेंगे, न्यू पार्टनर को ट्रांसफर करेंगे, ओल्ड पार्टनर को ट्रांसफर करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स को ट्रांसफर करेंगे, या सिर्फ और सिर्फ गेनिंग पार्टनर को ट्रांसफर करेंगे। बहुत इजी है, जर्नल रिजर्व हो, है ना, कोई और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, किसी भी तरह का रिजर्व हो, अगर वो है, चाहे एडमिशन हो रही है आपकी, इसमें एडमिशन हो रही है तो वो पुराने पार्टनर्स का ही तो है, तो पुराने पार्टनर्स का है तो मिलेगा भी पुराने पार्टनर्स को ही, तो कहां जाएगा। ठीक है, अपेयरिंग इन बैलेंस शीट इज ट्रांसफर्ड टू हुम, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स को ही देना है, न्यू का उसमें बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता है न्यू का इसलिए नहीं बनता है, वो तो अभी आया ही है, जो भी अभी तक है वो किसका है, पिछले पार्टनर्स का है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं हो जाना है। अब देखो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से है, एनपीओ बोलते हैं इसको, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन में बहुत चीजें दी हुई हैं, वैसे बेसिक अकाउंटिंग का ही है, अगर आपको आ जाए, पेमेंट टू क्रेडिटर्स ऑफ मेडिसिन बताई हुई है, क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन बताए हैं, ओपनिंग कितने हैं, क्लोजिंग कितने हैं, स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया है, ओपनिंग कितना है, क्लोजिंग किया है, एडवांस टू सप्लायर, जो क्रेडिटर्स होते हैं वही सप्लायर होते हैं, तो एडवांस टू सप्लायर भी दिया हुआ है, ओपनिंग भी दिया है और क्लोजिंग भी दिया है। और पूछा क्या है आपसे, पूछा है फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। देखो अक्रूवल कंसेप्ट होता है हमारा अकाउंटिंग का, क्या बोलता है, एक्सपेंसेस और इनकम वेदर ड्यू, है ना, अगर ड्यू है आपने पे किया,
चाहे ड्यू है, पे कर दिया तो बहुत अच्छा, वो तो आ ही जाएगा उसी ईयर में, पर नहीं भी किया तो भी आपको उसी ईयर में दिखाना होता है ना। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जब बोलते हैं कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, यहां पे वो लेना है जो उस साल आपने यूज कर लिया। अब इसको निकालने का तरीका क्या है, वैसे तो इसमें 2 अकाउंट बनाते हैं, वो लेंदी हो जाता है कि क्रेडिटर का अकाउंट अलग बना दो, मेडिसिन का अकाउंट अलग बना दो, तो फिर उसमें से इधर उधर बैलेंस करते हैं। पर आप अगर ऐसे करेंगे जैसे मैं बता रहा हूं तो आपको ये इजीली क्वेश्चन हो जाएगा, और कंसेप्ट एक बार समझ आ गया तो किसी भी ऐसी तरह की चीज जिसका स्टॉक मेंटेन होता है उसको आप इजीली ऐसे कर सकते हैं। सबसे पहले देखो ये जो पेमेंट है 37010 ऐसे 3,70,000 की, ये ले लो। अब ये पैसा जो मिला ये इस साल पेमेंट आई है, इस पेमेंट में जो इस साल से रिलेटेड है वो ऐड कर दो, जो इस साल से रिलेटेड नहीं है वो माइनस कर दो क्रेडिटर में से। देखो जैसे क्या है, ये क्रेडिटर्स, ओपनिंग क्रेडिटर्स और क्लोजिंग क्रेडिटर्स, मतलब क्रेडिटर्स अगर ओपनिंग में है और क्लोजिंग में है तो उसका क्या मतलब है, जो क्लोजिंग क्रेडिटर है आउटस्टैंडिंग है, मतलब इस साल से रिलेटेड है लेकिन इनकी पेमेंट अभी तक की नहीं है, ठीक है, पर हैं तो इस साल से रिलेटेड, तो कर दो इसमें ऐड। ये वाले कितने हैं 17,000, और ये जो है ओपनिंग है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मतलब साल शुरू भी नहीं हुआ लेकिन आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स हैं, तो वह इस साल के नहीं होंगे, इस ईयर के नहीं है, वो इससे पहले वाले ईयर के हैं, तो इस साल में से कर देंगे माइनस। कितना है ये 11,000, नहीं सॉरी कितना है 25,000। ठीक है जी, समझ आया क्यों ऐड करना है क्यों लेस करना है। इस साल से रिलेटेड है ये वाला आउटस्टैंडिंग, ये वाला आउटस्टैंडिंग पिछले साल से रिलेटेड है, तो इस साल वाला ऐड कर दिया, पिछले साल वाला माइनस कर दिया। सिमिलरली यहां आ जाओ, ये एडवांस दे रखा है, साल के शुरू में एडवांस मिला है, साल के स्टार्टिंग में ही एडवांस मिला, तो किस साल के लिए मिला है, प्रेजेंट ईयर के लिए मिला है, यानी कि इस साल के लिए मिला है, तो इसको जो कर देते हैं ऐड। ठीक है, और ये जो एंड वाला एडवांस है, साल खत्म हो गया, एडवांस हो रखा है, एडवांस दे रखा है सप्लायर को, तो किस लिए दे रखा है, इस साल से रिलेटेड तो है नहीं ना वो एडवांस, वो अगले साल से रिलेटेड है, तो इसको कर देंगे माइनस। ठीक है, तो ऐसे करके अब देखो इसका अगर प्रॉपर फॉर्मेट बनाए हम तो आपको ज्यादा, ये फॉर्मेट अगर आप नोट कर लोगे तो आपको हेल्पफुल रहेगा। देखो अमाउंट पे किया, क्लोजिंग क्रेडिटर, साल के एंड में क्रेडिटर का जो क्लोजिंग है, ठीक है, वो आउटस्टैंडिंग है, वो ऐड होगा क्योंकि इस साल से रिलेटेड है, और यहां पे ये ओपनिंग क्रेडिटर साल के शुरू में ही आउटस्टैंडिंग है, वो क्या हो गया यहां पे माइनस हो गया। फिर ओपनिंग प्रीपेड, साल के शुरू में ही प्रीपेड है, इस साल से रिलेटेड होगा तभी तो प्रीपेड है इसलिए वो ऐड हो गया, और ये क्लोजिंग प्रीपेड, साल एंड हो गया, एडवांस दे रखा है, किस लिए दे रखा है, अगले साल के लिए दे रखा है, तो इसलिए वो हो गया माइनस। तो इस साल से रिलेटेड चीजें हो गई दोनों ऐड, और जो इस साल से रिलेटेड नहीं है उनको कर दिया हमने माइनस, जिसमें ओपनिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग ये आ गए। अब जब आपने ये कर दिया इस अमाउंट में से प्लस माइनस, तो ये आ गई आपकी क्रेडिट परचेज, ये 355। अब क्रेडिट परचेज के अंदर कैश परचेज ऐड कर दो, जो इस क्वेश्चन में है नहीं, नील हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई दी नहीं हुई तो वह नील हो गया, तो 355 ही आपकी क्या है, आपकी टोटल परचेज है, और 355 ही आपकी जो है क्रेडिट परचेज है, क्योंकि कैश परचेज है नहीं। अब करना क्या, अब बहुत सिंपल है, ओपनिंग स्टॉक ऐड कर दो, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दो, कंजम्पशन फॉर द ईयर आ गया। ये तो आप बहुत बार करते भी हो, जब आप ट्रेडिंग बनाते हो उसमें भी तो क्या करते हो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करते हैं ना ट्रेडिंग अकाउंट में, ओपनिंग स्टॉक एक, ये दोनों एक तरफ होते हैं, तो वही चीज यहां पे कर दी। तो बेसिक आपने ये याद रखना है, जो इस साल से रिलेटेड है वो अमाउंट ऐड कर देंगे, जो इस साल से रिलेटेड नहीं है वो माइनस कर देंगे। इसको एक बार अगर आप समझ जाओगे तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और इसका आंसर आपका 363 आ जाएगा। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, ध्यान रखना है जो इस साल से रिलेटेड है
थोड़ा सा भी ध्यान दोगे जो इस साल से रिलेटेड है उसको ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमें हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या जो कंजम्पशन, और पूछा भी उसने क्या, कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, वो तभी आएगी जब आप इस साल से रिलेटेड चीजें ऐड कर दोगे और इस साल से जो रिलेटेड चीजें हैं वो आप माइनस कर दोगे, तभी ऐसा आएगा। और एंड में जाके जब आपकी परचेज आ गई तो उसमें सिंपल है, परचेज में ओपनिंग स्टॉक जो है वो ऐड कर दो, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो माइनस कर दो। ठीक है जी। ऑन रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद, किस चीज से क्रेडिट होगा? रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, फटाफट से बता दो, इजी क्वेश्चन है, बेसिक। हिज और हर गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर, हिज और हर शेयर एंड शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। फटाफट से मुझे बताओ इसका क्या आंसर होगा। वेरी इजी, उसको अपना हिस्सा ही देंगे ना, फर्म की गुडविल थोड़ी ना पूरी दे देंगे, या दूसरे पार्टनर का हिस्सा भी उसको थोड़ी ना दे देंगे। इट इज नॉट पॉसिबल, लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका। अब हम अगर नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो इट सेज व्हेन द डिबेंचर आर इशूड एट अ प्रीमियम एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट प्रीमियम, द जर्नल एंट्री विल हैव द फॉलोइंग कंपोनेंट। जर्नल एंट्री में कौन कौन सी चीजें आएंगी? तो अगर आपको जर्नल एंट्री ये याद है, बहुत बेसिक सी जर्नल एंट्री है, ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या क्या बोला। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स इज क्रेडिटेड, ये तो है ही नहीं इसमें, ठीक है। इशूड ऑन प्रीमियम, रिडीम्ड ऑन प्रीमियम, दो चीजें हैं, तो इसमें ये तो है ही नहीं, छोड़ो। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स तो आएगा और डेबिट में ही आएगा, नुकसान है तो डेबिट में ही जाएगा। इशू करते हुए हमें, अब ये नुकसान कौन सा है? जो रिडीम करते हुए हमें रिडीम करते हुए पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, वो नुकसान है, वो क्या हो गया, वो डेबिट में आएगा। चलो जी ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इज क्रेडिटेड, सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा फायदा है, क्यों? क्योंकि हम इशू प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो जो इशू कर रहे हैं प्रीमियम पे वो हमारा बेनिफिट है, तो वो क्रेडिट में चला जाएगा। फिर ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर्स अकाउंट इज क्रेडिटेड, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो है उसको आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ये तीनों ही चीजें आएंगी, तो आपका आंसर बन जाएगा इसके अकॉर्डिंग BCD, ये वाला फोर्थ ऑप्शन आपका इसका आंसर रहेगा, BCD। ठीक है, तो ये सारी ही चीजें जो हैं इसको छोड़ करके एंट्री में यूज होंगी। ठीक है, कहां कहां आएंगी सही लिखी हुई है। लॉस डेबिट जाएगा, ये प्रीमियम क्रेडिट जाएगा, और ये वाला प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि अभी तो हम उसे पे कर ही नहीं रहे हैं, ये प्रीमियम पे तो रिडम्पशन पे करना है, तब देखेंगे। ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशो 3:2:1. C died on 1st July 2013. On this date, accounts were prepared to ascertain profits of a period resulted in profit of 1,75,000 to the firm. Give the effect of the above. ये जो किसी की ABC पार्टनर प्रॉफिट कर रहे थे, C की डेथ हो गई, जुलाई में हो गई, अकाउंट्स क्लोज होते हैं नॉर्मली मार्च में, तो अभी बहुत सारा टाइम पड़ा था। ठीक है, अकाउंट्स प्रिपेयर किए गए, करने पड़ते हैं, देखना पड़ता है कि उस डेट पे क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है, तो वो बना दिए। अब आपसे पूछा है प्रॉफिट आ गया 1,75,000 का, तो इसका क्या करें? प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट कर दें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर दें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट कर दें। अब आपको ये ध्यान से सोचना है और बताना है मुझे कि क्या करने हैं, इसको कहां पे क्रेडिट कर दें, एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट कर दें या क्रेडिट ना करें डेबिट करें, कहां पे करें? तो ध्यान से सोचना है। नेट प्रॉफिट जो है वो कहां आता है? नेट प्रॉफिट आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहां आता है, डेबिट में। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है यहां डेबिट में। तो अब अगर ये यहां पे आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में, तो एंट्री क्या बनेगी इसकी? नेट प्रॉफिट यहां आता है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या हो रहा है? ये डेबिट हो रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी डेबिटेड।
और अगर इसकी जर्नल एंट्री बोलेंगे तो क्या होएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू नेट प्रॉफिट, ये इसकी जर्नल एंट्री बनेगी। तो ध्यान से पूछना है, आपसे जर्नल एंट्री पूछी है, ठीक है, आपसे पूछा है कहां डालेंगे इस प्रॉफिट को, तो ये नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है तो कहां डाला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट में जाता है। वैसे तो वैसे सिंपल है, अगर जर्नल एंट्री पूछ ले तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू नेट प्रॉफिट्स। तो इस तरह से, ठीक है, हमने काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए और भी करेंगे अगले आने वाले सेशंस में। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपकी प्रिपरेशन जो है बहुत 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 अच्छे से हो जाएगी और आप अपने एग्जाम में सक्सीड और एम्बिशन को अचीव कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं। Thank you guys for watching it till the end. Do check out the link in the description for more content on CUET UG 2025. Best of luck.